वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 16। पिछले पार्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको जाकर जरूर देखिए और फिर देखें एंजॉय। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि इससे पहले ली अपने पेरेंट्स की अस्थि को लेता, तब तक मेमोरियल वालों ने अस्थि को एक गड्ढे में गिरा दिया था, क्योंकि जेजे ने मेमोरियल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया दोस्तों। एंड इस बात से ली का आक्रोश हद पार कर जाता है और वो ठान लेता है कि किसी भी हाल में जेजे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगले सीन में जेजे ऑफिस से निकल रहा होता है और तब ली उसके पीछे जाता है दोस्तों। उसके हाथ में एक रॉड है जिससे उसने आज ही जेजे का अंत करने की ठान ली होती है। वो भागकर जेजे पर हमला करने वाला होता है कि अचानक उसे कोई पकड़कर दूसरी ओर खींच लेता है। एंड वो कोई और नहीं दोस्तों, पैनी थी। वो कहती, तुम ये क्या करने जा रहे थे? ऐसा करके तुम ही फंसोगे और कुछ नहीं होने वाला। उसे इस तरह नहीं मिटाया जा सकता, समझे? प्लीज समझा करो। कहकर वो ली से लिपट जाती है। तब जाकर वो जरा शांत होता है। अगले सीन में दोनों छत पर होते हैं तो ली उसे बताता है कि तुम्हें तो पता ही है कि पहले भी उसने मेरे पेरेंट्स की जान ली है और आज उसने दूसरी बार उनका कत्ल कर दिया है। एक बेटा होने के नाते इस बार भी मैं बेबस खड़ा रहा। जेजे को कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं आगे। इतनी बदतर मौत दूंगा ना उसको कि वो तड़पेगा कि इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ। उसकी धन दौलत परिवार सब कुछ मिटा के रख दूंगा, तब जाकर मुझे चैन आएगा। अगली सुबह चेयरमैन अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वो एक निवाला मुंह में रखने वाला होता है कि उसकी वाइफ कहती है, अगर तुम उस एंड्रयू को कंपनी में बड़ी पोजीशन देने की सोच भी रहे हो तो खबरदार, नतीजा बहुत बुरा होगा। चेयरमैन कहता है कि प्लीज सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खाओ। लेकिन दोस्तों चेयरमैन की वाइफ कहती है, दोबारा सुन लो, डोडो ग्रुप सिर्फ आपकी मेहनत से उठ खड़ा नहीं हुआ है, इसके लिए मैंने भी मेहनत की है। अगर मैं ना होती ना तो इस कंपनी का दिवाला निकल चुका होता। मेरी मेहनत और मेरे भाई नील के पैसों से ही इस कंपनी को हमने बचाया था, सब भूल गए क्या? चेयरमैन कहता है, तुम पुरानी बातों को फिर क्यों छेड़ रही हो? तुमने बहुत कुछ किया है तो मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, समझे? इतने सालों से मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो तुम चाहती थी। तुम मुझसे जितने पैसे चाहे ले सकती हो, लेकिन इस वक्त प्लीज चुप हो जाओ। एंड फिर दोस्तों चेयरमैन की वाइफ गुस्से में उठकर चली जाती है। सिंडी भी कहती कि पापा आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। आपके कहने से वो एंड्रयू मेरा भाई नहीं बन सकता, वो सिर्फ आपका बेटा है, मेरा कुछ नहीं लगता। वो कहकर वो भी चली जाती है दोस्तों। तो यहाँ ऑफिस में एंड्रयू जिना के बारे में सोच रहा होता है। जिना के रेस्टोरेंट में जाकर उसका खाना, फिर जिना का कहना कि मुझसे कभी मत मिलना, और फिर एंड्रयू का शराब के नशे में उसके घर जाना, ये सारी बातें सोचकर वो शर्मिंदा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। कहीं वो ये ना सोच ले कि मैं उसे मिस कर रहा हूँ। इतने में चेयरमैन आकर एंड्रयू को एक मीटिंग के लिए बुलाता है। फिर जेजे भी आता है और ली से पूछता है कि कहीं चेयरमैन को हमारे प्लान का पता तो नहीं चल गया, फिर उसने मीटिंग बुलाई क्यों है वैसे। ली को जेजे पर दोस्तों यहाँ पर इतना गुस्सा आता है, पर वो कंट्रोल करके कहता है, मुझे नहीं पता, आप खुद ही जाकर देख लीजिए। तो यहाँ मीटिंग में चेयरमैन बताता है कि अब तक आप लोगों को अनऑफिशियल सोर्सेज के जरिए एंड्रयू के बारे में कुछ न कुछ तो पता चल गया होगा, पर आज मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ कि एंड्रयू मेरा बेटा है और आज से एसपीडी को यही लीड करेगा। आज से यही वाइस चेयरमैन भी है। सभी चौंक जाते हैं, लेकिन जेजे बड़ा खुश होता है। मीटिंग के बाद सिंडी चेयरमैन से पूछती है कि पापा आपने किस क्वालिफिकेशन के आधार पर इसे वाइस चेयरमैन बनाया? तो चेयरमैन कहता है कि सुनो मेरी बात, तुमने और तुम्हारे भाई ने डोडो ग्रुप को पहाड़ से खाई में धकेलने की पूरी कोशिश की। उसके बाद मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं रहा और मुझे लगता है कि हमें एंड्रयू को भी खुद को साबित करने का एक मौका देना चाहिए। वो एंड्रयू से कहता है कि बेटा मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो मैंने अपने बाकी 2 बच्चों को दिया है। तुम्हारा काम है सिर्फ खुद को प्रूफ करके दिखाना कि तुम इस कंपनी को चला सकते हो। ये कहकर वो चला जाता है दोस्तों। एंड्रयू तो बड़ा खुश हो जाता है और सिंडी से पूछता है, क्यों मेरी बहन, कैसा लगा पापा का ये शॉक ट्रीटमेंट तुम्हें? वो भी चिढ़ जाती है, बस एक ही बात कहती रहती है कि तुम मेरे भाई कभी नहीं हो सकते। वो कहता है, तुम मुझे भाई मानो या ना मानो, पर इस जन्म में मेरी तुम इकलौती बहन हो। इस तरह दोस्तों डायलॉग बोलकर वो चला जाता है। सिंडी गुस्से में चिल्लाती है कि चैंग कहाँ मर गए तुम? चैंग दोस्तों पता है ना आपको कौन? ली यार। कहकर वो ली को ढूंढने लग जाती है। ली भी नोटिस देखकर समझ जाता है कि एंड्रयू को एसपीडी का हेड और वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। ओह माय गॉड। तभी मोजो कहता है, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, पर यकीन नहीं होता कि एंड्रयू को चेयरमैन ने इतनी जल्दी इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठा दिया। ली कहता है, उसकी पोजीशन की मुझे कोई फिक्र नहीं है, पर वो बस हमारे रास्ते में कभी ना आए, इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो जेजे से मिला हुआ है, इसलिए आप भी सावधान रहना। मोजो कहता है कि मैंने वो सब चेयरमैन को बता दिया है और चेयरमैन कोई और ही प्लान कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ से अगले सीन में ली और जेजे एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। जेजे कहता है कि चेयरमैन को हमारे प्लान का पता चल गया है शायद, इसलिए उसने कंपनी के बाकी शेयर्स को भी खरीदना शुरू कर दिया है। हमें थर्सडे के बाकी शेयर्स को खरीदना शुरू कर देना होगा। ये बात कर ही रहे होते हैं, इतने में जेजे का बॉडीगार्ड आकर उसको 30 पेन ड्राइव्स देता है, जिसमें उन 30 फेक अकाउंट्स के एक्सेस डिटेल्स हैं। उन 30 अकाउंट्स के पेन ड्राइव्स वो जेजे को दे देता है। एंड दोस्तों तब ली सोच में पड़ जाता है, असल में ली और पैनी ने भी 30 फेक अकाउंट्स खोले थे। अब इन्हें कैसे भी करके जेजे के 30 पेन ड्राइव्स को निकाल कर अपने 30 पेन ड्राइव्स को रखना होगा, ताकि जो पैसे हैं वो जेजे के अकाउंट्स के बजाय इनके अकाउंट्स में डिपॉजिट हो जाए।
और अभी प्रेजेंट में ली जेजे से पूछता है कि सर क्या हम अभी ऑफिस जा रहे हैं। वो कहता है कि फिलहाल तुम दोनों ऑफिस जाओ, मुझे एक जरूरी काम है, उससे निपटा कर मैं आ जाऊंगा। कहकर यहाँ से दोस्तों जेजे उठकर जाने लग जाता है। तो ली बॉडीगार्ड से कहता है कि मैं सर को दरवाजे तक छोड़कर आता हूँ। ये कहकर वो जेजे को छोड़ने बाहर आ जाता है और एक स्टाफ को देखकर उसे एक आइडिया सोचता है। तो अगले सीन में ली और बॉडीगार्ड रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे होते हैं और तब ली उस स्टाफ को इशारा करता है और वो जूस पानी वगैरह ट्रे में लेकर आ जाती है। अचानक वो बॉडीगार्ड पर ऐसे गिरा देती है जैसे कि गलती से टकरा गई हो। वो कहती है सॉरी गलती हो गई एंड बॉडीगार्ड कुछ कहता नहीं और सीधे बाथरूम जाता है। और जैसा ली ने एक्सपेक्ट किया था वो ली को पेन ड्राइव्स वाला बैग देकर कहता है इसको एक काम करो अंदर लेकर जाओ, इसके अंदर चेक करो सब ठीक है या नहीं। कहकर वो ड्रेस को साफ करने दोस्तों अंदर जाता है और ये ली के लिए बहुत बढ़िया मौका था। तो वो उस बैग से पेन ड्राइव्स निकाल कर कचड़े में फेंक देता है और उसके बदले अपने 30 पेन ड्राइव्स बैग में रख देता है। एंड फिर जब बॉडीगार्ड बाहर आता है तो ली कहता है कि मैंने चेक कर लिया, पूरे के पूरे 30 हैं। फिर दोनों यहाँ से जेजे के सीक्रेट ऑफिस में जाते हैं जहाँ वो हर एक को 1 या 2 पेन ड्राइव्स देकर कहते हैं इसमें उन फेक अकाउंट्स का एक्सेस है जिसमें उन पैसों को डिपॉजिट करवाना है, इस तरह हम शेयर्स को जल्दी खरीद पाएंगे। इसी बीच दोस्तों ली पैनी को इन्फॉर्म कर देता है कि कुछ ही देर में हमारे अकाउंट्स में पैसे आ जाएंगे और दोस्तों उसी तरह सारे पैसे इनके अकाउंट्स में आ जाते हैं। लगभग 20 मिलियन डिपॉजिट हो जाते हैं पर इन वर्कर्स को इसकी जानकारी होती नहीं और वो बहुत ही कैजुअली काम कर रहे होते हैं। फिर ली पैनी से बार में मिलता है, दोनों बड़े खुश होते हैं कि चलो 20 मिलियन मिल गए। पर ली कहता है कि ये तो सिर्फ 20 मिलियन है, पर मेरा जो अपना हॉस्पिटल था उसे बेचकर जेजे ने 50 मिलियन कमाए थे और मुझे जेजे से और 30 मिलियन वसूल करना है कैसे भी करके। दोस्तों सीरीज की शुरुआत में आपने देखा था जब ली ब्लाइंड था तब जेजे ने उसके हॉस्पिटल को बेचने का प्लान बनाया था, उसी के जरिए उसे 50 मिलियन मिले थे। इसीलिए अब ली कहता है कि 20 तो मैंने ले लिए, बाकी के 30 मिलियन भी उससे छीन कर रहूंगा। यहाँ से 20 मिलियन से थोड़े पैसे लेकर वो सीधे जिना के भाई को देखने उस हॉस्पिटल में जाता है। जिना ने ली को बताया था कि मेरा भाई हॉस्पिटल में है इसलिए मुझे पैसों की जरूरत है। यहाँ हॉस्पिटल में जॉन को ली कुछ पैसे देता है और कहता है इससे आप जिना के भाई का हॉस्पिटल बिल भर दीजिए। एंड जॉन भी यकीन नहीं कर पाता कि ली जिना के लिए इतना कुछ कर रहा है। ली कहता है कि आप जिना को ये मत कहिएगा कि पैसे मैंने दिए प्लीज, और उसको कह दीजिए कि आपने सारे पैसे भरे हैं। जॉन कहता है मुझे जिना के लिए बड़ी फिक्र हो रही थी कि उसका कोई नहीं है, पर सच में वो बहुत लकी है जो तुम जैसा अच्छा इंसान उसका साथी है और उससे शादी करने जा रहा है। ली चौंक कर कहता है ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ उसका अच्छा दोस्त हूँ और कुछ नहीं। अब जॉन उसे लेकर जिना के भाई से मिलने जाता है पर भाई का नाम वहाँ पर कुछ और ही लिखा होता है। ली उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो जरा मेंटली चैलेंज लड़का है तो वो ली से ठीक से बात नहीं कर पाता। कुछ देर के बाद ली भी चला जाता है लेकिन तभी जिना का भाई बड़बड़ाने लग जाता है कि इस आदमी की आवाज तो ली जैसी है, तो क्या यही ली है या वो ली था। इस तरह वो बार बार कहने लग जाता है। दूसरी ओर जिना को दिखाते हैं जो एंड्रयू से परेशान है क्योंकि जिना के लाख मना करने के बाद भी वो इसी रेस्टोरेंट में खाने आता है। एंड वो गुस्से में चाकू फोक वगैरह टेबल पर रख कर कहती है लो तुम खुद ही काट कर खा लो। अब एंड्रयू तो ओनर को आवाज देने लग जाता है तो जिना घबरा कर उसको काट कर देती है। एंड्रयू कहता है देखो तुम यहाँ काम करके इतनी मुश्किल से गुजारा कर रही हो, तुम वापस डोडो ग्रुप में आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पर काम दिलवाऊंगा। जिना कहती है तुम खुद 2 टकिए के एम्प्लॉय होकर मुझे काम दोगे, वैसे भी मैं कंपनी में कभी वापस नहीं आऊंगी, खासकर उस कंपनी में। दोस्तों ये दोनों तो बात कर ही रहे होते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि उसी रेस्टोरेंट में वो गुंडा बैठा है जिसे जिना को मारने के लिए नाथन के असिस्टेंट ने भेजा था। नाथन याद है ना आपको, जेल में बैठा था, उसने किसी गुंडे को कहा था कि जिना को मार दो, तो वही गुंडा। एंड वो जिना को वॉच कर रहा था, उसे पता था कि काम के बाद जिना पार्ट टाइम ड्राइवर का काम भी करती है, इसलिए वो जिना को ड्राइवर के तौर पर हायर करता है। लेकिन किस्मत से यहाँ ली भी पहुंच जाता है और देखता है कि जिना उस आदमी की कार ड्राइव करने जा रही है। ली सोचता है कि उस आदमी को ड्रॉप करके जिना को वापस बस में आना तो पड़ेगा ही, तो क्यों ना मैं जिना को वहाँ से पिकअप करके उसको घर ड्रॉप कर दूंगा। ये सोचकर वो जिना का पीछा करता है तो वो गुंडा भी जिना को एक सुन से पुरानी रोकने को कहता है। जिना भी थोड़ी नर्वस हो जाती है और पूछती है आप यहाँ रहते हैं क्या, लेकिन इतने में वो पीछे से जिना का गला दबाने लग जाता है। जिना पूरी तरह फंस जाती है लेकिन वो एक पेन उठाकर उसके पैर में जोर से खोप देती है एंड वो भी दर्द के मारे चिल्लाता है तो जिना किसी तरह बाहर निकल कर भाग जाती है। एंड वक्त पर ली भी वहाँ पहुँच जाता है और वो तुरंत जिना से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। इतने में दोस्तों गुंडा बाहर निकल आता है और एक रॉड से ली पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ली तो टॉप फाइटर भी है, वो उसे लेफ्ट राइट सेंटर करके हर डायरेक्शन से पीटने लगता है। अब जिना डर कर उसे पकड़ लेती है कि ये तुम पर कौन सा जानवर सवार हो गया जो इतनी बुरी तरह मार रहे हो।
लेकिन ली मुड़कर पूछता है तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना, कहकर वो जिना को गले लगा लेता है दोस्तों। एंड जिना भी समझ नहीं पाती कि वो कैसे रिएक्ट करे। फिर वो जिना को अपने घर यानी पैनी के घर लेकर आता है। घर बहुत ही बड़ा और बढ़िया होता है। वो कहता है तुम बहुत डरी हुई हो, इसीलिए आज रात यहीं पर रुक जाओ। वैसे तुम इतने रिस्की काम क्यों करती हो? एंड दोस्तों तभी जिना ली के हाथ में घाव देखती है और उस पर दवा लगाती है। बहुत ही इमोशनल होकर कहती है पापा के गुजर जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई थी, बड़ी मुश्किल में थी मैं, पर मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। तुम हर मुसीबत से मुझे बचाने के लिए आ जाते हो। एंड ली उसको दिलासा देने के लिए उसका गला टच करने जाता है, लेकिन फिर उसकी नाक पर धीरे से टच करके कहता है आज तुम यहीं रुक जाओ, बाकी बातें कल करेंगे। क्लोजेट में नए कपड़े होंगे, तुम कोई भी निकाल कर पहन लो, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जाकर आ रहा हूँ। कहकर दोस्तों वो बाहर चला जाता है। जिना के साथ बिताए हुए पल ली को खुश कर देते हैं। अगले दिन एंड्रयू को दिखाते हैं। वो ऑफिस लिफ्ट में होता है जहाँ बाकी स्टाफ गप्पे लड़ा रहे होते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि तुम्हें पता है क्या, कंपनी में एक नया वाइस चेयरमैन आया है। सुना है उसकी माँ ने चेयरमैन को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा लिया था और उसी औरत का बेटा अब यहाँ पर वाइस चेयरमैन बना हुआ है। एंड्रयू दोस्तों चिढ़कर कहता है कि तुम्हें जो कहना है सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते, मैं ही वो वाइस चेयरमैन हूँ, अब बताओ तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है। सभी घबरा कर लिफ्ट से उतर जाते हैं दोस्तों। एंड्रयू अब अपने ऑफिस की ओर जा ही रहा होता है तो वो नाथन के असिस्टेंट को फोन पर बात करते हुए सुन लेता है। असल में दोस्तों वो उस गुंडे से बात कर रहा था कि तुमने ये मौका भी गवा दिया, जिना को पीटने के लिए तुम्हें कितने और दिन चाहिए। एंड्रयू तो सीधे सीधे उसकी शर्ट पकड़कर पूछ लेता है कि सच बताओ तुम्हें ये सब करने को किसने कहा, और जिना के साथ तुम्हारी दुश्मनी क्या है? अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला ना तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ के रख दूंगा, जल्दी बताओ। वो भी घबरा कर सब कुछ उगल देता है दोस्तों। अब अगले सीन में असिस्टेंट एंड्रयू को जेल में लेकर जाता है जहाँ वो नाथन से मिलते हैं। असिस्टेंट के मुंह में चोट देखकर नाथन पूछता है तुम्हें चोट कैसे आई और इसे यहाँ पर क्यों लेकर आ गए हो एंड्रयू को, इसका तो मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता। असिस्टेंट कहता है कि सर ये डोडो ग्रुप के एसपीडी का नया हेड और वाइस चेयरमैन है। नाथन कहता है पापा की मती मारी गई है क्या जो इसे वाइस चेयरमैन बना दिया, इसे कुछ आता जाता भी है क्या? तब असिस्टेंट बता देता है कि ये आपके पापा का बेटा है इसीलिए। क्या? नाथन चौंक जाता है और पूछता है ओह तो ये उस औरत का बेटा है जिसे कई साल पहले माँ ने मारकर भगा दिया था। दोस्तों ये सुनकर एंड्रयू कहता है कि तुम मुझे जितनी गालियां चाहे दे दो, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अगर जिना के साथ कुछ भी तुमने बुरा करने की कोशिश की तो तुम्हारा बुरा हाल करके रख दूंगा। बस नाथन भड़क जाता है कि तुम मेरे नौकर हो समझे, मैं एक बार बाहर निकल जाऊं फिर देखता हूं तुम्हें। एंड्रयू भी कह लेता है कि तुम जिस दिन बाहर निकलोगे उस दिन देख लेंगे तुम उखाड़ क्या लेते हो, लेकिन तब तक जिना पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, वरना मैं वो काम कर दूंगा जिससे तुम उम्र भर इसी जेल में पड़े रहोगे, समझे? कहकर वो चला जाता है दोस्तों। अब नाथन असिस्टेंट से पूछता है कि अगर ये वाइस चेयरमैन बन गया है तो क्या पापा इसे अपना वारिस घोषित करने वाले हैं क्या? असिस्टेंट डरकर कहता है कि पता नहीं सर, हो भी सकता है। एंड इस पर तो नाथन जैसे पागल ही हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि तुम जाओ मेरे बाप से कहो कि मुझे यहाँ से बाहर निकाले, मैं सबको मार डालूंगा। दूसरी ओर चेयरमैन एक बैंक में लोन मांगने चाहता है क्योंकि वो जेजे का प्लान जान चुका है और अपनी कंपनी को बचाने के लिए ही वो बाकी के शेयर्स भी खुद खरीद लेना चाहता है दोस्तों। कौन? अरे चेयरमैन। पर बैंक मैनेजर कहता है कि सर फिलहाल डोडो ग्रुप का मार्केट बहुत डाउन है और इस हालत में कोई भी बैंक आपको लोन नहीं दे सकेगा। चेयरमैन अब परेशान क्या वो शेयर्स कैसे खरीदेगा, और तब उसका पीए बताता है कि आप नेल से बात कीजिए, वो शायद आपकी मदद कर दे। चेयरमैन को तो उससे चिढ़ होती है, लेकिन अब और कोई रास्ता न पाकर वो नेल को कॉल करके कह देता है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, क्या तुम मेरे घर पर आ सकते हो? पर वो बड़ा कड़कर कहता है कि मैं तुम्हारे घर क्यों आने लगा, मैं जिस जगह पे कहूंगा वहाँ होगी हमारी मीटिंग, कहकर वो कॉल काट देता है। पर चेयरमैन उसकी बात का बुरा नहीं मानता क्योंकि उसे नेल की जरूरत है, तो वो नेल से मिलने उसकी बताई जगह पे जाता है। असल में वो एक पुरानी दुकान है, तो नेल चेयरमैन से पूछता है कि ये जगह तुम्हें याद है क्या? चेयरमैन कहता है हाँ, तुम्हारी बहन से शादी करने के पहले मैं और तुम यहीं तो मिलकर गप्पे लड़ाई करते थे और यहीं पे तो हम बैटिंग करके गेम खेला करते थे, मुझे याद है, और हर बार मैं जीत जाता था। इस पर नेल कहता है नहीं, तुम जीते नहीं थे, मैं जानबूझकर हरा करता था ताकि तुम जीत जाओ, पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझने लगे हो। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और तुमने मुझे बहुत अंडरएस्टिमेट कर लिया है, अब हर गेम में मैं ही जीतूंगा और तुम हारोगे। दोस्तों वो तो ये जानना ही नहीं चाहता कि चेयरमैन ने उसे क्या कहने के लिए बुलाया था, और वो अपनी बात करके उठकर चला जाता है। चेयरमैन भी सोच लेता है कि बेटा ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे हराएगा। अब अगली सीन में मोजो ली को बताता है कि लगता है डोडो ग्रुप चेयरमैन के हाथ से निकल जाएगा क्योंकि उन्हें शेयर्स खरीदने के लिए कोई लोन नहीं मिल रहा। ली कहता है कि मैं किसी को जानता हूँ जो हमें उधार दे सकता है। मोजो अब बड़ा खुश कि अगर तुमने ये कर दिया तो कंपनी को हम बचा सकते हैं। असल में दोस्तों ली उस 20 मिलियन के बारे में सोच रहा है जो उसने फेक अकाउंट्स के जरिए जेजे से वसूल किया था। उन्हीं पैसों को डोडो ग्रुप के अकाउंट में ट्रांसफर करने की वो सोच रहा है। एंड पैनी भी इस बात के लिए मान जाती है और वो उन पैसों को डोडो ग्रुप के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहाँ से दिखाते हैं ली को जो दूसरी चाल चलता है। वो जेजे से कहता है कि सर चेयरमैन ने सारे शेयर्स खुद खरीदने का फैसला कर लिया है और उन्होंने पैसों का भी इंतजाम कर लिया है, शायद वो आज ही शेयर्स खरीद लेंगे।
जेजे कहता है कि उससे पहले हमें सारे शेयर्स खरीदने होंगे एंड इसके बाद वो बॉडीगार्ड को कॉल करता है पर वो फोन नहीं उठाता। फिर ये दोनों जेजे के सीक्रेट ऑफिस की ओर निकल जाते हैं पर ऑफिस में जब वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि जेजे ने जो अकाउंट्स क्रिएट करवाए थे उनमें एक भी पैसा नहीं है। वो लोग तुरंत जेजे को इन्फॉर्म करते हैं तो जेजे की जैसे सांसें ही रुक जाती हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। दूसरी ओर डोडो ग्रुप को दिखाते हैं जहां वो शेयर्स खरीदने के लिए एकदम तैयार है। यहाँ जेजे अपने सीक्रेट ऑफिस में जाता है और ठीक 9 बज रहे होते हैं। शेयर्स का दाम लगातार बढ़ रहा होता है क्योंकि चेयरमैन ने शेयर्स को खरीदना शुरू कर दिया है। जेजे टेंशन में होता है कि कहीं ये सब उस बॉडीगार्ड का काम तो नहीं है। वो अपना फोन भी नहीं उठा रहा, जरूर कुछ गड़बड़ है। असल में दोस्तों आपको पता है क्या, ली ने जेजे के बॉडीगार्ड को कार में ही बेहोश कर दिया था और शायद कहीं बांध कर भी रखा हुआ है। ऐसा करने से जेजे का शक ली पर नहीं जाएगा और उसे लगेगा कि बॉडीगार्ड 20 मिलियन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके कहीं भाग गया। ली तो यहाँ जेजे को और उकसाता है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था सर कि आपका बॉडीगार्ड ऐसा करेगा, एकदम गद्दार निकला। पर जेजे कहता है नहीं, वो ऐसा आदमी तो नहीं था, जरूर वो किसी मुसीबत में फंसा है, लेकिन सबसे पहले हमें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। यहाँ से वो झट से नेल को कॉल लगाकर कहता है कि मुझे एक बड़े अमाउंट की जरूरत है, विक्टर से बात करके तुरंत इंतजाम करो वरना हम डोडो ग्रुप को कभी खरीद नहीं पाएंगे। इस पर नेल भी विक्टर से कहता है कि हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, आप जो अमाउंट कल देने वाले थे कैसे भी करके वो आज ही ट्रांसफर कर दीजिए। पर कहाँ दोस्तों, वो भी अकड़ कर इनकार कर देता है। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चेयरमैन ने विक्टर से कहा था कि नेल ठहरा एक पॉलिटिशियन, वो सिर्फ अपने मकसद के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है। अगर तुम उसे पैसे दोगे भी तो वो तुम्हें वेपन्स ब्लास्ट केस में बचाने नहीं वाला। उसे पैसे देने के बजाय अगर तुम मेरा कहा मानोगे तो मैं तुम्हें डोडो ग्रुप के नए वेपन्स यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, इसलिए तुम उसे पैसे मत दो। और दोस्तों इसी डीलिंग की वजह से विक्टर ने नेल को पैसे देने से इनकार कर दिया था। ये जानकर जेजे समझ जाता है कि अब नेल उसकी मदद नहीं कर सकता, तो वो ली से कहता है कि अब और कोई रास्ता तो नहीं बचा, मुझे अपने पैसे से ही शेयर्स खरीदने होंगे। मेरे पास 30 मिलियन बचे हुए हैं, हम उसे निकाल सकते हैं। ये सुनकर ली सोच लेता है कि बस अब मुझे ये बाकी के 30 मिलियन भी मिल जाए तो बस इस जेजे का काम खत्म। असल में दोस्तों आपको याद है ना, जेजे ने ली का वो हॉस्पिटल बेचकर 50 मिलियन कमाए थे। यहाँ जेजे बैंक के लिए निकलता है और तब ली तुरंत पैनी को कॉल करके कहता है कि मैं जेजे को लेकर बैंक जा रहा हूँ जहाँ से वो 30 मिलियन निकालने वाला है। लौटते वक्त मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम कैसे भी करके हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देना, उसमें चाहे सारे पैसे जलकर राख ही क्यों ना हो जाए, लेकिन जेजे कभी डोडो ग्रुप को खरीद ना पाए बस। लेकिन दोस्तों पैनी उसको डांट देती है कि अगर एक्सीडेंट में तुम्हें कुछ हो गया तो। ली कहता है मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है, मुझे बस जेजे को कंगाल करना है, उसे खत्म करना है। यहाँ बैंक में जेजे ने लॉकर से 20 मिलियन के चेक्स, बॉन्ड और कुछ पैसे सब निकाल कर एक बैग में रखे होते हैं और वो बैंक से निकलते हैं। वो ली से कहता है कि स्पीड बढ़ाओ, हमें जल्दी पहुंचना है। ली भी तेज चलाता है। दूसरी ओर पैनी और उसका असिस्टेंट एक्सीडेंट करवाने के लिए एक ट्रक में रेडी होते हैं। हालांकि पैनी ये सब कुछ करना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या करें। वो असिस्टेंट से कहती है कि ली को कुछ नहीं होगा ना, उसे चोट नहीं आनी चाहिए, याद रखना। वो कहता है मजाक मत करो मैडम, एक्सीडेंट भी करवाना है और किसी को बचाना भी है, पॉसिबल नहीं है, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। कहकर वो गाड़ी स्टार्ट कर देता है। इसी बीच ली पैनी को मैसेज कर देता है कि मैं सिग्नल के पास आ गया हूँ, तुम लोग तैयार हो जाओ। और रेड सिग्नल पर रुकने के बजाय ली उसे क्रॉस करके निकल जाता है और उस वक्त पैनी का ट्रक वहाँ पर आ जाता है। ली नहीं रुकता, लेकिन पैनी अपना इरादा बदल लेती है और स्टीयरिंग को दूसरी ओर घुमा लेती है। यार ये तो ली का प्लान फेल हो गया। ली बड़ी टेंशन में होता है, लेकिन जेजे चैन की सांस लेता है कि अच्छा वो बच गए। लेकिन अब ली टेंशन में है कि अगर ये ठीक टाइम पे पहुंच गया तो शेयर्स को खरीद लेगा और वो मुझे कभी मंजूर नहीं होगा। आज तो मैं इसका एक्सीडेंट करवा कर ही रहूंगा। ये सोचकर वो साइड पर खड़ी एक गाड़ी पर क्रैश करने जाता है और जेजे चिल्लाता है कि अरे क्या कर रहे हो, गाड़ी स्लो करो। पर ली गाड़ी और तेज करके सीधे उस गाड़ी से टकरा जाता है। कार में होता है बहुत डैमेज। ली और जेजे दोनों बहुत घायल और लहूलुहान हालत में पड़े होते हैं। ली की आंखें खुलती हैं और जेजे को ऐसी हालत में देखकर वो बड़ा खुश हो जाता है। और यहाँ पर पार्ट 16 का होता है दी एंड। इंतजार कीजिए पार्ट 17 का। और आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो सीरीज की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो ध्यान रखिएगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।